हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, बिहार एस्टेट की क्लास करने वाले हैं। और जो बिहार एस्टेट है उसकी हम लोग जो तैयारी करने वाले हैं 2024 में जो हम लोगों का बिहार एस्टेट होने वाला है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कॉमर्स की जो क्लासें हम लोग कर रहे हैं बिहार एस्टेट में, और भी बहुत से पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। तो ये हम लोग सेकंड पेपर कर रहे हैं। और ये सेकंड पेपर में जैसे मान लो हिंदी हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, ऐसे मतलब कि अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग जो होते हैं वो पेपर होते हैं। तो बिहार एस्टेट अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगस्त में जो एग्ज़ाम है, अगस्त में जो वैकेंसी देखने को मिलेंगी तो उसमें आप लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को मालूम ही होगा। सिलेबस जो है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग कॉमर्स से रिलेटेड पूरा का पूरा जो है एमसीक्यू को करने वाले हैं। जब हम लोगों का ये हो जाएगा तब हम लोग इनकी डिटेल में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को चालू किया हुआ है। अगर हम लोग पिछली क्लास की बात करते हैं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रॉयल्टी की क्लास की हुई थी। अगर हम लोग पिछली क्लास को देखना चाहते हैं तो ये मैंने आप लोगों को रॉयल्टी के क्वेश्चन कराए हुए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने आप लोगों को लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं आराम से। और प्ले लिस्ट जाकर एसपी एजुकेशन अगर आप लोग सर्च करते हैं तो आप लोगों को इतना भी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम लोग पिछली क्लास में की बात करते हैं तो ये मैंने आप लोगों को सिलेबस भी बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग इतना सिलेबस जो है करने वाले हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को छोड़िए, हम लोग चाहे कोई भी हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, चाहे ऑडिटिंग हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग स्टैटिक्स हो अगर हो तो हम लोग सभी को करेंगे। और मैं सिलेबस को आप लोगों को साथ ही साथ में दिखाता हुआ चलूँगा कि ये सिलेबस है, इस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोग आगे से लेते हैं, और मैंने आगे से बहुत सी क्लासें पहले ही ले रखी हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आप लोग देख सकते हैं तो 22 क्लासें पहले ही मैंने ली हुई हैं। अगर आप लोग पिछली देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने प्लेलिस्ट बना ली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, वो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है। अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को रॉयल्टी की क्लास की हुई थी। ठीक है, और आज मैंने आप लोगों से वादा किया था, मतलब कि पिछली क्लास में ही मैंने बता दिया था कि हम लोग इसमें अब अगली क्लास में ब्रांच के क्वेश्चन करेंगे। और अगर हम लोग अगली बात की बात करते हैं तो हम लोग अगली क्लास में डिपार्टमेंट की बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग ब्रांच अकाउंट के एमसीक्यू करने वाले हैं। किस प्रकार से ब्रांच अकाउंट के एमसीक्यू पूछे गए हैं और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने मान लो तैयारी कर भी ली है तो आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो क्वेश्चन जो है आप लोगों के कहीं डाउट हैं या फिर मान लो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको आप लोग ज़रूर क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो मैं साथ ही साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताऊँगा अगर मुझे समय मिला तो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज की क्लास नंबर हम लोगों की 2 रहने वाली है, पूरा सिलेबस आप लोगों का प्रोवाइड करवाएंगे, कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, ब्रांच के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग ये एमसीक्यू क्लास हम लोगों की रहने वाली है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ब्रांच अकाउंट। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन बाद में कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग पहले देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि हम लोग बिहार एस्टेट 2024 को हम लोग क्लियर अप करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि कुछ क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं मतलब कि हम लोगों को न्यूमेरिकल भी मिलते हैं। न्यूमेरिकल कम मिलते हैं थ्योरी की अपेक्षा, थ्योरी ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1-2 क्वेश्चन बीच बीच में डले मतलब कि मिल सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य कार्यालय। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ी सी शाखा की बात करते हैं कि ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा खातों का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे, ज़्यादा नहीं आप लोगों को बताएंगे क्योंकि आप लोग को हो सकता है मालूम हो। शाखा खातों, चलो हम लोग बाद में बताएंगे आप लोगों को। आगे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आगे देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि मुख्य कार्यालय ने शाखा को लागत प्लस 25% माल पर 25% माल पर। अगर हम लोग बात करते हैं तो हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में एक बात याद रखिए कि कुछ क्वेश्चनों में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चनों में टाइपिंग एरर हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25% माल पर भेजा। ठीक है, और यदि इस माल का जो लागत मूल्य है वो 20,000 है तो बीजक मूल्य मतलब इनवॉइस वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो इनवॉइस वैल्यू क्या होगी, तो 15,000 होगी।
16,000 होगी, 25,000 होगी और 30,000 होगी। देखो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू किए हैं, पहले आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये सोच के रखा है कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर नहीं है तो आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मुख्य कार्यालय एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को माल भेजा है, और माल कैसे भेजती है, तो माल उसमें कॉस्ट में क्या जोड़ती है, 25% जो है 25% माल पर भेजा, मतलब कि 25% इसमें लाभ लगाकर भेजा। तो इसमें जो है, तो इसका जो लागत मूल्य अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है लागत मूल्य, और लागत मूल्य की बात अगर हम लोग करते हैं, लागत मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य को क्या बोलते हैं, तो लागत मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने बहुत आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है। लागत मूल्य अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर लागत मूल्य दिया है और बीजक मूल्य पूछा गया है, तो हम लोग लागत मूल्य दिया है तो 20,000 रुपये है लागत मूल्य, और कितने % लाभ लगाकर भेजा है, तो 25% लाभ लगाकर भेजा है। तो इसका अगर हम लोग 25% निकालते हैं, 20,000 का अगर 25% निकालते हैं तो ये कितना निकल के आएगा, तो 25 दूनी हम लोगों के हो जाएंगे 25 दूनी 50, तो ये हम लोगों का हो जाएगा लाभ। मतलब कि यहाँ पर जो ब्रांच है, हेड ऑफिस ने जो माल भेजा है वो माल कितने का था, 20,000 का था, ठीक है। और माल था 20,000 का, और उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करके भेजा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बीजक मूल्य इसी को बोलते हैं। और ये कितना है, तो ये है 25,000 रुपये। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानते हैं थोड़ा सा स्लो बताया है, लेकिन क्लियर भी हो गया होगा कि 25% मतलब कि अगर लाभ है तो उसमें 20,000 का 25% निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ पर लागत मूल्य ही दी गई है, ठीक है। अगर यहाँ पर मतलब कि विक्रय की मूल्य दिया होता तब की हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने एक और लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 2 की बात करते हैं, 2 लिखा हुआ है कि एक शाखा जो है वो सामान्यतः लागत में 25% लाभ जोड़कर माल बेचती है। कोई शाखा है मतलब कि ब्रांच है, कोई शाखा है जो ब्रांच है वो क्या में बेचती है, 25% लाभ जोड़कर बेचती है। 25% जो है वो लाभ जोड़कर बेचती है। मतलब कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और उसमें 25 रुपये लगा के उसको कितने में बेचती है, 125 रुपये में बेचती है, ये ऐसे इन्हें कहा है। और शाखा ने 2012-13 में 2,50,000 का माल बेचा, 2,50,000 का माल बेचा। अब सोचो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये विक्रय मूल्य दे दिया। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या है, तो ये है लागत मूल्य है, तो ये है क्या है, तो ये है लागत मूल्य है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, तो ये लाभ है। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये हम लोगों का विक्रय मूल्य है। क्या है, तो विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पर क्या किया है कि 2,50,000 का माल बेचा, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दे दिया है 2,50,000। एक सेकेंड, यहाँ पर विक्रय मूल्य दे दिया है 2,50,000, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि शाखा द्वारा बेचे गए माल की लागत पूछी गई है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि लाभ तो भैया 25% है, इसमें लाभ तो है वो 25% है। अब ये बताना है कि लागत बतानी है आप लोगों को। लागत का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, लागत कितनी है। तो हम लोग इस पर अगर हम लोग उल्टा सिस्टम है हम लोगों का, अगर यहाँ से लागत दे दी जाती और यहाँ पे पूछा था, ये अगर पूछा जाता तो ये हम लोग आराम से निकाल लेते। लेकिन जब उल्टा सिस्टम दे दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग लागत मूल्य बराबर लागत, ये सब मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल तो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस में ही सीधे सीधे बता दिए हैं। तो लागत मूल्य अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमें दिया क्या है, तो हमें दिया है विक्रय मूल्य। कोई बात नहीं, विक्रय मूल्य लिख लेंगे हम लोग। विक्रय मूल्य कोड़े में हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट, और बटे में हम लोग लिखेंगे 100 तो लिखते ही हैं, प्लस में करेंगे प्रॉफिट %। बस इतना करते हैं। उल्टा चलेंगे तो उल्टा ही थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम लोग 100 करते हैं नीचे, जो पिछले सवाल में किए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग
प्लस में प्रॉफिट परसेंट रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर लागत मूल्य दिया है 2,50,000 रुपये, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट दिया है 25%, लो 25% लिख दिया। उसके बाद जो 100 दिया है तो 100 फॉर्मूले में हम लोगों ने लिख दिए, और प्लस में हम लोगों का 25 है तो 25% प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25 दिया है तो हम लोगों ने 25 लिख दिया है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 125 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कितने लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग कितना लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग 125 ही लिख देते हैं। अब कैसे आए 125 वो आप लोगों को क्लियर है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो परसेंट का निशान है ये हट गया क्योंकि हमने नीचे 100 लिख दिया था। अब 25 से हम लोग 125 काटेंगे तो ये 5 बार कटेंगे, 25 पंचे 125, और 5 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये 25, तो ये हम लोगों का कितने बार कटेगा, तो ये हम लोगों का 50,000 कट के आएगा। तो ये हम लोगों का 50,000 कट के आ गया, और ये हम लोगों का क्या आ गया, तो ये हम लोगों का लागत मूल्य नहीं आया है, ये हम लोगों का प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 2,50,000 हमें विक्रय मूल्य दिया था, उसमें से 50,000 हमारे प्रॉफिट, 50,000 हमारा प्रॉफिट, तो हम लोगों की लागत मूल्य कितनी आई है, तो लागत मूल्य जो आई है वो है 2 लाख रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने, हो सकता है आप लोगों ने कर भी लिया हो, मैं समझता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन मैंने आराम से आप लोगों को बताया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 में लिखा हुआ है कि देनदार विधि में शाखा खातों के निर्माण की प्रकृति है। देनदार विधि में शाखा खातों के निर्माण की प्रकृति है। अगर हम लोगों से यहाँ पर पूछा जाता है कि शाखा खाते क्या होते हैं, आप थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि शाखा खातों की बात की जाती है, शाखा खातों क्या होते हैं उनके बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं कि शाखाओं के संबंध में, शाखाओं के संबंध में जो खाते मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में, मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में खोले जाते हैं उन्हें शाखा खाते कहा जाता है, उन्हें शाखा खाता कहा जाता है। तो ये बात मैंने आप लोगों को बताई हुई है, हो सकता है आप लोगों को मालूम हो और नहीं मालूम है तो सुनिए। अगर जैसे मान लो कोई एक हेड ऑफिस है, ठीक है, हेड ऑफिस हमने कहाँ बना दिया है, तो ये हेड ऑफिस हम लोगों ने मुंबई में बना दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी ब्रांचें खोली हुई हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये ब्रांचें जो इन्होंने खोली हुई हैं इन्होंने, तो ये अपनी जो है हेड ऑफिस इनका कहाँ है, जैसे हम लोग बात करते हैं बैंकों की, SBI आप लोगों ने सुना होगा, SBI का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है, लेकिन इसकी ब्रांचें हर जगह खुली हुई हैं। कलकत्ता में भी खुली हुई हैं बहुत सी ब्रांचें, मतलब इनके राज्यों के अंदर भी बहुत सी ब्रांचें खुली हुई होती हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं शाखा, ब्रांच, ठीक है। अब उनके जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं शाखा खाते। अब शाखा खाते कौन होते हैं, तो हेड ऑफिस के द्वारा भी इनके जो खाते बनाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग शाखा खाते कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाखाओं के संबंध में जो खाते अकाउंट मुख्य कार्यालय हेड ऑफिस की पुस्तकों में खोले जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग शाखा खाते कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि शाखाओं के प्रकार कितने होते हैं, तो वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि देनदार विधि में शाखा खातों के निर्माण की प्रकृति है। शाखा खातों में निर्माण की प्रकृति है, कैसी है, तो देनदार विधि में अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यक्तिगत है। ये क्वेश्चन आप लोग मोस्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये अच्छे, मैंने दो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन कराऊंगा 2-4 जो मोस्ट लगा दूँ उनमें आप लोग मोस्ट मार लीजिए, ठीक है। देनदार विधि में शाखा
खातों के निर्माण की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखिए व्यक्तिगत होती है, वास्तविक होती है या फिर अवास्तविक होती है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है तो याद रखिए कि वो यहाँ पर अवास्तविक होती है, क्योंकि कौन सी विधि में? देनदार विधि में शाखा खातों के निर्माण की जो प्रकृति होती है वो अवास्तविक होती है। लेकिन जब दूसरी विधि आएगी उसमें अगर पूछा जाएगा तो उसमें अलग होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन बना के रखे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 की बात करते हैं कि स्वतंत्र शाखा वह है। स्वतंत्र शाखा कौन सी होती है? अब यहाँ पर देखो मैंने बताया ना कि शाखाओं के आप लोगों को प्रकार मुझे कराने ही पड़ेंगे, अब तो जरूर कराने पड़ेंगे। शाखाओं के प्रकार, शाखाओं के प्रकार। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा और जो भी चीज़ें बताऊंगा वो आप लोगों के लिए मोस्ट तो हैं ही, आप लोग मोस्ट मान लीजिएगा उनको। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि शाखाओं को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक सेकेंड। तो वो 3 भाग हम लोग बांट देते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली जो प्रकार की बात करते हैं तो पहला जो प्रकार है आश्रित शाखाएं। कौन सी शाखाएं? आश्रित शाखाएं। इन्हें बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस। आश्रित मतलब किसी पर आश्रित हो तो उन्हें आश्रित शाखाएं कहते हैं। ठीक है, आश्रित शाखाएं। और दूसरी जो होती हैं उन्हें कहते हैं स्वतंत्र ब्रांचेस। स्वतंत्र शाखा इन्हें कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। और जो तीसरा इन्होंने प्रकार बताया हुआ है उन्हें कहते हैं विदेशी शाखाएं। ये 3 प्रकार की इन्होंने बांटी हुई हैं विदेशी शाखा। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर 3 प्रकार की शाखाएं बताई हुई हैं, शाखाएं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि आश्रित शाखाएं की बात आती है कि आश्रित शाखाएं किस प्रकार से अपनी जो बात करती हैं। तो यहाँ पर जो मैंने 3 प्रकार की ब्रांचें बताई हुई हैं उनको हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद की बात करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर इनकी बात कर लेते हैं कि जो इनकी बात करते हैं आश्रित शाखाओं की। सबसे पहले कि मुख्य कार्यालय से लागत मूल्य पर जो माल प्राप्त करने की वाली शाखाएं होती हैं वो इन्होंने 2 प्रकार से बांटी हुई हैं। ठीक है, तो इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अभी डिटेल में आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, शाखाओं के प्रकार याद रखिए। शाखाओं के प्रकार 3 होते हैं और शाखा खाता क्या होते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्र शाखा वह है। स्वतंत्र शाखा जो स्वतंत्र हो, बड़े पैमाने पर व्यापार करती है, स्वयं के लेखे पर माल क्रय करती है या फिर कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, क्योंकि ऊपर नीचे हो गए हैं तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। मैंने बताया है कि आश्रित शाखाएं वे होती हैं, जैसे हम लोग अपने पापा पर आश्रित हैं, मम्मी पापा पर आश्रित हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग, ऐसा भी हो सकता है जब हम लोग खुद कमाने लगते हैं तो स्वतंत्र होते हैं और अपनी मर्जी से कुछ खर्चे करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि स्वतंत्र है भाई। अब लेकिन यहाँ पर आश्रित शाखाएं वे होती हैं जो हेड ऑफिस पर आश्रित होती हैं प्रत्येक काम के लिए, और स्वतंत्र शाखाएं वे होती हैं जो कोई भी काम के लिए हेड ऑफिस पर आश्रित नहीं होती हैं। तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बस ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 5 की बात करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग मोस्ट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे दरों के क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है, दर से। अब यहाँ पर दरों की बात आती है कि जैसे मान लो विदेशी शाखाओं में जब आप लोगों को पढ़ाएंगे ना तो विदेशी शाखाओं में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विदेशी शाखाओं में कौन सी दर पर हम लोग क्या क्या परिवर्तन करते हैं, प्रारंभिक दर पर क्या क्या करते हैं, और जैसे अंतिम दर पर हम लोग क्या क्या परिवर्तन करते हैं, औसत दर पर क्या क्या परिवर्तन करते हैं। तो याद रखिए कि जो एक बात याद रखिए कि अस्थायी
ये सब विदेशी जो शाखाओं में होता है, तो विदेशी शाखाओं में होता है। ये मैंने आप लोगों को डिटेल में क्योंकि कराना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। अगर हम लोग आज डिटेल करने लगेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो रह जाएंगे आप लोगों के। तो विदेशी शाखा की अगर हम लोग बात करते हैं तो विदेशी शाखा में जैसे मान लो कि हम लोग एक शाखा जो है वो भारत में है, ठीक है, और एक शाखा जो है वो कहीं विदेश में है। अब विदेश में मान लो कि एक जो है वो भारत में है और एक शाखा जो है वो है अमेरिका में। अब मान लो हेड ऑफिस है यहाँ पर, भारत में क्या है, तो भारत में हम लोगों का हेड ऑफिस है और अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका में शाखा है। या फिर उल्टा भी मान सकते हैं कि हेड ऑफिस अमेरिका में है और शाखा भारत में है। अब मान लो कि यहाँ से कोई वस्तु यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ भी आएगी, तो जो वस्तु जाएगी और आएगी उसे किस दर पर, जैसे मान लो कि भारत में तो रुपए चलते हैं, भारत में तो रुपया चलता है और अमेरिका में डॉलर चलता है, तो किस दर पर परिवर्तन किया जाएगा उसको बोलते हैं दरें, परिवर्तन की दरें कहते हैं, ठीक है। तो इन दरों का हम लोगों को ध्यान से देखना होगा। मैं अलग से आप लोगों को विदेशी शाखाओं का एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो मैं आप लोगों को ज़रूर पढ़ाऊँगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। अब हर चीज़ लिख के बताएंगे तो टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अलग से बनाएंगे, पीपीटी बना के लाएंगे तब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विदेशी शाखा खातों में ब्राहदायित्वों को परिवर्तित किया जाता है, तो अंतिम दर पर परिवर्तित किया जाता है, औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है, प्रारंभिक दर पर परिवर्तित किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि अगर कोई बराह दायित्व है, दायित्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने से बहुत सी चीज़ें हम लोगों की क्लियर होती हैं। बराह दायित्व अगर हैं, या फिर जिसे हम लोग अस्थायी दायित्व भी कह सकते हैं, इनका जो है वो हम लोग किस रेट पर करते हैं, तो बराह दायित्व, या फिर हम लोग कहें यहीं पर कि अस्थायी दायित्व अगर हम लोग इनके परिवर्तन की बात करते हैं तो इनका जो परिवर्तन है वो कौन सी दर पर होता है, तो याद रखिए कि वो अंतिम दर पर होता है। कौन सी दर पर होता है, अंतिम दर पर। और अगर कहीं क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अस्थायी संपत्तियों का किस प्रकार होगा, किस मतलब कि किस दर पर होगा अस्थायी संपत्तियों का, तो याद रखिए कि वो किस दर पर होगा, तो वो भी हम लोगों का अंतिम दर पर होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो पूरी बात है उसको हम लिख देते हैं जिससे कोई भी डाउट ना रहे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अस्थायी संपत्तियों की राशियों का रूपांतरण, राशि का रूपांतरण उस दर पर किया जाता है जो वर्ष समाप्त होने के दिन प्रचलित हो। तो एक तरीके से यही कहा है कि समाप्त की बात कही है, तो समाप्त का मतलब अंतिम दर। तो याद रखिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि विदेशी शाखा के तलपट को परिवर्तित करने पर यदि अंतर आता है तो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, अंतर उचंत खाते में दिखाएंगे, विनिमय अंतर खाते में दिखाएंगे, ए या बी में दिखाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि विदेशी शाखा के जो तलपट को परिवर्तित करने पर अगर कोई अंतर आता है तो उसे हम लोग किस मतलब कि कौन से खाते में
दिखाएंगे, उसे हम लोग अंतर उचंत खाते में दिखाएंगे, या फिर विनिमय अंतर खाते में दिखाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं में दिखाएंगे। ए और बी में दोनों में दिखाएंगे या फिर इनमें से कोई नहीं में। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों में दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि अंतिम रहतिये से परिसंबंधित रहतिया संचय शाखा के पक्ष में लिखा जाता है। जो अगर हम लोग बात करते हैं लिया जाता है अंतिम रहतिया से संबंधित रहतिया संचय शाखा के पक्ष में लिया जाता है। कौन से पक्ष में लिखा जाता है? लिया जाता है क्रेडिट पक्ष में, डेबिट और क्रेडिट में, या फिर डेबिट पक्ष में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि अंतिम रहतिया से संबंधित रहतिया संचय शाखा के पक्ष में लिखा जाता है या लिया जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो कहाँ लिखा जाता है? तो वो डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की, कि मुख्यालय से शाखा कार्यालय को भेजा गया माल यदि शाखा को प्राप्त नहीं होता है तो मुख्यालय जमा करता है शाखा खाते में जमा करता है, मार्गस्थ माल में वो जमा करता है, या फिर व्यापार खाते में जमा करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर मान लो कि हेड ऑफिस ने माल भेजा है शाखा के लिए, ब्रांच के लिए, लेकिन वो माल अभी रास्ते में है, तो हम लोग उसको कहाँ पे किस में लिखाएंगे, मुख्यालय किस में जमा करेगा, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो किस में जमा करेगा? तो वो अभी माल तो रास्ते में है, लेकिन वो किसके लिए भेजा है? ब्रांच के लिए। तो वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो शाखा खाते में वो जमा करेगा, तो यहाँ पर किस आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमा मतलब प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन निकल गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि स्वतंत्र शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं कि शाखा स्वयं माल क्रय व बना सकती है, शाखा का स्वामित्व मुख्य कार्यालय का होता है, या फिर शाखा पृथक लेखांकन पुस्तकें रख सकती है, या फिर उपरोक्त सभी जो हैं इनकी विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि शाखा जो मतलब कि स्वतंत्र शाखा की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो याद रखिए कि ये सारी की सारी विशेषताएं स्वतंत्र शाखा की हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच की हैं। तो याद रखिए कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा यहाँ पर जो 33 लिखा हुआ है, ये हम लोगों का 33 जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 33, और मतलब कि 33 सही 1/3% लिखा हुआ है। 33 सही 1/3% लाभ जोड़कर एक शाखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि एक शाखा सामान्यतः लागत में 33 सही 1/3% लाभ जोड़कर माल विक्रय करती है। मतलब 100 में प्लस में 100 में बेचती है, लेकिन 33 सही 1/3% जो है वो लाभ जोड़कर बेचती है। तो ये विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब शाखा ने वर्ष 2019 में 2019 और 20 में 19-20 में 1,50,000 का माल विक्रय किया। शाखा द्वारा विकृत माल की लागत बताइए। तो ऐसा ही मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताया हुआ है कि 100 बताया था यहाँ पर, और प्लस में वहाँ पर 25 था, और यहाँ पर हम लोगों ने 2,50,000 था। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों का है। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में आप लोगों को मैं देता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से करिए और इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग बात करते हैं
11 नंबर की कि यदि शाखा के भेजे गए माल का यदि शाखा के भेजे गए माल पर जो लाभ है वो लागत का 33 सही 1/3, यहाँ पर भी है थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, 33 सही 1/3% है तो विक्रय माल का प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि यदि शाखा के भेजे गए माल पर लाभ जो है वो लागत का 33 सही 1/3% है तो वह विक्रय का प्रतिशत होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो देखो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यदि एक शाखा के भेजे गए माल पर लाभ जो है लागत का 33 सही 1/3% है तो वह विक्रय का प्रतिशत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि 33 सही 1/3% दिया है। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों को मालूम होगा कि ये 1/3 की पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये निकल के आएगा 1/3। ठीक है, अगर परसेंटेज में चाहिए तो हम लोग 1/3 और गुणा में यहाँ पर 100 करेंगे। अब 100 ऊपर पहुँच जाएंगे और 100/3 बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 33 सही 33.33। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये वैल्यू। तो यहाँ पर याद रखिए कि ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो 1/3 है। अब सुनिए, बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को बताएंगे। 1/3 लिख दिया। अब 3 जो है याद रखिए कि यहाँ पर जो 3 है वो क्या है, तो यहाँ पर जो 3 है वो है आपका तो वो क्या है, तो वो है आप लोगों का लागत मूल्य। मतलब कि 3 जो है वो लागत मूल्य है और लाभ ऊपर दिया है तो लाभ है 1 रुपये। समझिए कि 1 रुपये लाभ है और 3 रुपये आप लोगों का प्रॉफिट है। लागत जो है वो 3 रुपये है और लाभ जो है वो 1 रुपये है, तभी तो हम लोगों का 33 सही 1/3% आएगा। ठीक है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि यदि यही जो परसेंटेज है यदि हम लोग विक्रय से निकालते हैं तो प्रतिशत कितना होगा। अब अगर हम लोग सोचते हैं ध्यान से कि विक्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य होता है लागत मूल्य प्लस में लाभ। अब लागत मूल्य कितना है यहाँ पर, ये मानिए 3 रुपये और लाभ कितना है 1 रुपये, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 रुपये। अब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं और वो किससे, विक्रय के देखते हुए। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट यहाँ पर भी 1 ही रुपये है और हम लोगों का जो विक्रय मूल्य है वो है 4 रुपये और गुणे करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और 4 से इसकी वैल्यू काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग विक्रय से निकालते हैं तो यही जो है वो 25% हो जाता है प्रॉफिट, और अगर हम लोग लागत से निकालते हैं तो वो है हम लोगों का 33 सही 1/3%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग 100 मान के भी करेंगे, बहुत से लोग इस प्रकार से भी करेंगे, चाहे किस प्रकार से करें आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि आश्रित शाखा का शाखा खाता बनाते समय निम्न में से किस मद को शाखा खाते में नहीं लिखा जाता है। तो इनमें से कौन सी जो मद है वो हम लोग शाखा खाते में नहीं लिखते हैं, वो किसकी बात है, आश्रित शाखा की बात है। तो माल की हानि हम लोग नहीं लिखते हैं, खुदरा रोकड़ यहाँ पर ये रोकड़ जो है, यहाँ पर जो रोकड़ लिखी हुई है ये यहाँ पर थी। ठीक है, खुदरा रोकड़ या फिर देनदार या फिर फर्नीचर, तो इनमें से हम लोग जो है वो आश्रित शाखा का खाता बनाते समय हम लोग किस मद को शाखा खाते में नहीं लिखते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो वो हम लोगों का माल की हानि। याद रखिए माल की हानि। जब मैं आप लोगों को डिटेल में कराऊंगा ना तो आप लोगों को एक आध क्वेश्चन भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है, अब देखो डिटेल में अगर कराते हैं तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि डिटेल नहीं सर, MCQ की प्रैक्टिस कराइए। तो मैंने प्रैक्टिस पहले कराई है, कोई मतलब कि कोई बच्चा नाराज ना हो। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं कि डिटेल भी कराइए तो हम लोग डिटेल में भी साथ ही साथ में करते चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग बात करते हैं 13 की,
और 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक विदेशी शाखा के अशोध ऋण के प्रावधान को परिवर्तित हम लोग करेंगे। अब अशोध ऋण मतलब बैड डेब्ट्स, अशोध ऋण मतलब बैड डेब्ट्स होते हैं, ऐसे ऋण होते हैं, मान लो हमने किसी को उधार दिया है, मान लो 10,000 रुपये, उधार माल बेचा है 10,000 रुपये का, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने इसमें से हमें 8,000 रुपये दे दिए हैं और 2,000 रुपये हमसे कह दिए नहीं मिलेंगे या फिर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों के अशोध ऋण हैं, मतलब कि हमको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार का मतलब इस प्रकार के जो हैं वो हम लोग किस दर पर परिवर्तित करेंगे, प्रारंभिक दर पर परिवर्तित करेंगे, अंतिम दर पर परिवर्तित करेंगे, औसत दर पर परिवर्तित करेंगे या फिर देनदारों पर लागू दर पर परिवर्तित करेंगे। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि देनदारों पर जो है वो जो लागू होती है उस दर पर करेंगे, औसत दर पर करेंगे, अंतिम दर पर करेंगे या फिर प्रारंभिक दर पर करेंगे। एक विदेशी शाखा के अशोध ऋण के प्रावधानों को हम लोग किस दर पर परिवर्तित करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अशोध ऋण क्या होते हैं मैंने बता दिया है कि ऐसे ऋण जो हमें प्राप्त नहीं होते हैं वो हम लोग अशोध ऋण में रखते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का देनदारों पर जो लागू दर होती है उस दर पर हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 14 की बात करते हैं कि प्रधान कार्यालय जिसे बोलते हैं हेड ऑफिस, प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल भेजा परंतु वर्ष के अंत में लेखा पुस्तकें बंद होने तक शाखा को नहीं मिला, ऐसी स्थिति में प्रधान कार्यालय क्रेडिट करेगा। तो किस खाते को क्रेडिट करेगा, शाखा खाते को क्रेडिट करेगा, व्यापार खाते को क्रेडिट करेगा, शाखा खाते को माल भेजा खाते में क्रेडिट करेगा या फिर मार्ग में माल खाते को करेगा, मतलब कि किस खाते में क्रेडिट करेगा। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका जो सही आंसर है तो वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, अगर डेबिट शाखा खाते में करता है तो क्रेडिट भी किस खाते को करेगा, शाखा खाते को करेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने डेबिट वाला रूल पढ़ा था और क्रेडिट वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बिहार स्टेट की क्लास अच्छी तरीके से आप लोगों की 2024 की क्लास कराने वाला हूँ। 23 में कराई थी, 24 में भी कराने वाला हूँ, प्रॉपर कराने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि विदेशी शाखा खातों में निम्नलिखित में से औसत विनिमय दर में परिवर्तन किया जाता है। औसत विनिमय दर में कौन से दर जो है किसका परिवर्तन किया जाता है, भवन का परिवर्तन हम लोग इसमें करते हैं, औसत दर में करते हैं, या फिर मशीन दर में परिवर्तन करते हैं, मशीन का, आय मद का, या फिर ऋण पत्र का। हम लोग किस में, हम लोग विदेशी शाखा खातों में निम्नलिखित में से किस मद को औसत विनिमय दर में परिवर्तन किया जाता है, ये पूछा गया है। भवन का, या फिर मशीन का, या फिर आय मद का, या फिर ऋण पत्र का। इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का आय मद का, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 में कहें बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि विदेशी शाखा में जो औसत दर की बात हम लोग करते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि एक विदेशी शाखा के तलपट को परिवर्तित करते समय लेनदारों को परिवर्तित किया जाता है। अब लेनदार की बात यहाँ पर आई हुई है, तो लेनदार को हम लोग किस दर पर परिवर्तित करते हैं, इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि लेनदार का परिवर्तन मैंने अभी आप लोगों को बताया है दायित्व, और दायित्व जो है वो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं कि किस दर पर होते हैं। तो याद रखिए कि वो अंतिम दर पर हम लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम दर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम दर पर होता है। इसका सही आंसर जो है वो अंतिम दर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि मुख्य कार्यालय से शाखा को भेजा गया माल यदि शाखा को प्राप्त नहीं होता है
तो मुख्य कार्यालय क्रेडिट करता है। तो मुख्य कार्यालय ने मान लो शाखा को माल भेजा है लेकिन वो माल प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो शाखा जो है वो किस खाते को क्रेडिट करेगा? तो वो हम लोगों का मार्गस्थ माल को क्रेडिट करेगा। तो इसकी जो ऑप्शन है तो वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वो किस खाते को क्रेडिट करेगा? मुख्य कार्यालय क्रेडिट करेगा। तो कौन से खाते को क्रेडिट करेगा? तो वो करेगा मार्गस्थ माल खाता को क्रेडिट करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि शाखा समायोजन खाता बनाया जाता है। शाखा समायोजन खाता बनाया जाता है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। शाखा समायोजन खाता कब बनाया जाता है? आश्रित शाखा द्वारा बनाया जाता है, आश्रित शाखा के प्रधान कार्यालय द्वारा बनाया जाता है, या फिर स्वतंत्र शाखा के प्रधान कार्यालय द्वारा बनाया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शाखा समायोजन खाता बनाया जाता है तो याद रखिए कि किसके द्वारा बनाया जाता है? तो याद रखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कि आश्रित शाखा के प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा समायोजन खाता बनाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 19 की बात करते हैं कि अंतिम स्कंद की राशि, अंतिम स्कंद का मतलब होता है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक की राशि ज्ञात करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? तो मुख्य कार्यालय खाता बनाया जाता है, शाखा खाता बनाया जाता है, या फिर स्मरण स्कंद खाता बनाया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी जो हैं वो ये सभी के सभी खाते बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि अंतिम अगर हमें स्कंद ज्ञात करना है तो हम लोग कौन सा खाता बनाएंगे। इसका सही आंसर है कि स्मरण स्कंद खाता हम लोग बनाएंगे, और सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग ब्रांच के क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग सारे के सारे ब्रांच के करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में डिपार्टमेंट के करेंगे, सारे के सारे फाइनेंशियल अकाउंट को पूरा क्लियर करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि पहले डिटेल बताइए तो आप लोग बता दीजिए, और नहीं तो आप लोग इसी प्रकार से लाइक करते रहिए। मतलब कि आप लोग लाइक तो एक कर ही सकते हैं, लाइक का कुछ लगता तो है नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सी क्लासें आप लोगों को देने वाला हूँ, और इस पर ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को लगेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में पूरे, मतलब कि अगर आप लोग कहेंगे कि डिटेल में बताइए तो डिटेल में बताएंगे आप लोगों को, फिर आप लोग देखना कि हाँ ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वतंत्र शाखा की दशा में। स्वतंत्र शाखा की दशा में शाखा की पुस्तकों में मुख्य कार्यालय का खाता होता है, मुख्य कार्यालय का खाता होता है। देखो इससे सरल ही क्वेश्चन आएंगे, इससे डिटेल में इससे कठिन क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता, ठीक है। आप लोगों के लग रहे होंगे, ठीक है। स्वतंत्र शाखा की दशा में शाखा की पुस्तकों में मुख्य कार्यालय का खाता होता है। कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है, या फिर नाम मात्र का होता है, वास्तविक खाता होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्र शाखा की दशा में शाखा मतलब कि शाखा की पुस्तकों में मुख्य कार्यालय का खाता होता है। तो किस प्रकार का खाता होता है? तो याद रखिए कि व्यक्तिगत खाता होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सी दर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें को भी देख लेते हैं कि शाखा के तलपट के रूपांतरण की सूची, मतलब कि कौन सी दर पर जो है वो किस दर पर परिवर्तन होता है। तो मैं आप लोगों को कुछ बातें अभी बता देता हूँ, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर हम लोग स्थायी संपत्ति की बात करते हैं, स्थायी
संपत्ति का अगर परिवर्तन पूछा जाता है तो स्थायी संपत्ति का जो परिवर्तन है वो किस दर पर अगर पूछा जाता है होता है तो याद रखिए कि वो किस दर पर होता है, तो वो प्रारंभिक दर पर होता है। कौन सी दर पर? प्रारंभिक दर पर होता है, प्रारंभिक दर पर। ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाता है कि स्थायी संपत्ति तो हो गया, लेकिन स्थायी अगर दायित्व पूछा जाता है, स्थायी दायित्व याद रखिए, अस्थायी दायित्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो इसका किस दर पर होता है? तो इसका भी प्रारंभिक दर पर होता है। ठीक है, प्रारंभिक दर पर होता है। अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी संपत्ति का अगर किस दर पर होता है, अस्थायी संपत्ति का किस दर पर होता है, तो याद रखिए कि इसका किस दर पर होता है? तो इसका अंतिम दर पर होता है। कौन सी दर पर? तो इसका अंतिम दर पर होता है, अंतिम दर पर। ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाता है आप लोगों से कि अस्थायी दायित्व का किस दर पर होता है, अस्थायी दायित्व का किस दर पर होता है, तो याद रखिए कि इसका भी अंतिम दर पर होता है। ठीक है। और अगर पूछा जाता है आयगत मदें को किस पर होता है, तो आयगत मदों का याद रखिए कि आयगत मदों का हम लोग सामान्य दर पर होता है, सामान्य दर पर होता है। तो ये मैंने कुछ बातें आप लोगों को बता दी हैं, और भी जो हैं उनको भी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन डिटेल की क्लास की हम लोग बात अभी नहीं करेंगे फ़िलहाल। लेकिन मैंने कुछ भी आप लोगों को, देखो बहुत सी चीज़ें बतानी होती हैं लेकिन नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आप लोग देखिए 20 क्वेश्चन किए हैं और 51 मिनट की क्लास पहले ही हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट की क्लास की हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मुख्य कार्यालय द्वारा शाखा को भेजे गए माल तथा शाखा द्वारा प्राप्त माल के बीच का अंतर होता है। मुख्य कार्यालय द्वारा शाखा को भेजे गए माल और शाखा द्वारा प्राप्त माल में अगर अंतर होता है, तो अगर जैसे मान लो कि हम लोगों ने कोई माल भेजे हैं 100 यूनिट और वो शाखा को प्राप्त हुए हैं मान लो 95 यूनिट, तो मान लो 100 यूनिट भेजे हैं लेकिन प्राप्त हुए 95, तो यहाँ पर ये पूछा गया कि जो अंतर है ये क्या है, तो ये अंतर जो है वो माल पर लाभ है या फिर मार्गस्थ माल है या फिर मार्ग में हानि है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कि मुख्य कार्यालय द्वारा भेजे गए, अगर हम लोग बात करते हैं मुख्य कार्यालय को भेजे गए माल और तथा शाखा द्वारा प्राप्त माल के बीच में अगर अंतर होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग मार्गस्थ माल कहेंगे। ये तो मैंने आप लोगों को गलत बता दिया कि तो हानि होगी, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी और बताएंगे आप लोगों को। मुख्य कार्यालय द्वारा भेजे गए माल तथा शाखा द्वारा प्राप्त माल के बीच अंतर अगर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग मार्गस्थ माल कहेंगे, मार्ग में माल है अभी। ठीक है, तो मतलब माल कुछ पहुंच चुका है और कुछ माल अभी आना बाकी है, तो इसके बीच में हम लोग। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करने वाले हैं कि देनदार पद्धति आप लोग बताएंगे कि देखो यहाँ पर बद्धियों की बात की जाती है कि यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में आश्रित शाखाओं की अगर लेखियों की विधियां पूछी जाती हैं तो 4 विधियां होती हैं। साधारण विधि या फिर देनदार विधि इसी को कहते हैं, अंतिम खाता विधि, देनदार रहतिया विधि और थोक शाखा विधि। तो ये 4 विधियां होती हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि देनदार पद्धति में शाखा खाता होता है, तो देनदार पद्धति में शाखा खाता कैसा होता है, वास्तविक खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, नाम मात्र का खाता होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देनदार पद्धति में शाखा खाता की अगर बात की जाती है तो शाखा खाता जो होता है वो नाम मात्र का खाता होता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि अंतिम खाता पद्धति में शाखा खाता होता है। देखो यहाँ पर अलग अलग पद्धति हैं, देनदार पद्धति में अलग है और अंतिम खाता पद्धति में अलग है। तो यही मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था कि यही क्वेश्चन मुझे था कि
एक पद्धति में तो अलग प्रकार का होता है और एक पद्धति में अलग प्रकार का होता है। तो यहाँ पर यही पद्धति है, देनदार पद्धति में अलग होता है और अंतिम खाता पद्धति में शाखा खाता होता है। तो वास्तविक होता है, नाम मात्र का होता है, व्यक्तिगत होता है या फिर ये सभी होता है। तो याद रखिए कि इस पद्धति में कैसा होता है, तो इस पद्धति में व्यक्तिगत होता है, वहाँ पर नाम मात्र का था। देखो एक सेकेंड, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं देनदार पद्धति में शाखा खाता, तो यहाँ पर नाम मात्र है, लेकिन अंतिम खाता पद्धति में अगर हम लोग शाखा खाता की बात करते हैं तो यहाँ पर व्यक्तिगत है। यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, यही क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि जब शाखा को माल बिक्री मूल्य पर भेजा जाता है, बिक्री मूल्य पर भेजा जाता है, माल की कीमत को समायोजित किया जाता है, माल की कीमत को समायोजित किया जाता है कौन सी दर पर, औसत दर पर, अंतिम दर पर, प्रारंभिक दर पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, तो वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा अंतिम दर पर बात की जाती है, तो अंतिम दर पर इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कि जब शाखा को माल, अगर हम लोग शाखा को बिक्री मूल्य पर माल जो है वो भेजा जाता है तो माल की कीमत को समायोजित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ही गलत है। पहली बात, ये मैंने देखा नहीं, आप लोगों का थोड़ी माफ़ी चाहेंगे क्योंकि ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये गलत लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखने बैठ जाते हैं तो एक दूसरे से अटैच हो गए ये क्वेश्चन। ये जो ऑप्शन है ये ऊपर वाले के हैं और ये जो क्वेश्चन है ये नीचे वाला का, तो इसको आप लोग ये इसको भी गलत कर दीजिए और ये क्वेश्चन जो है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी गलत है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करने वाले हैं कि विदेशी शाखा, अगर हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 की कि विदेशी शाखा खाते में स्थायी संपत्तियों को परिवर्तित किया जाता है। स्थायी संपत्तियों को मैंने बताया हुआ है किस दर पर परिवर्तित किया जाता है, तो आप लोग कहेंगे प्रारंभिक दर पर या फिर ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी गलत है, क्रय की तिथि की दर पर या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो विदेशी शाखा को स्थायी संपत्ति को परिवर्तित किया जाता है, तो मुझे ऑप्शन पढ़ने भी नहीं है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि प्रारंभिक दर पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक दर पर। और दूसरा था हम लोगों का ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा था औसत दर पर। तो आप लोगों को पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया हुआ है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि शाखा समायोजन खाते की प्रकृति होती है। शाखा समायोजन खाते की जो है वो प्रकृति कैसी होती है ये पूछा गया है। शाखा समायोजन खाते की प्रकृति होती है वास्तविक होती है या फिर नाम मात्र की होती है, नाम मात्र की होती है या फिर व्यक्तिगत खाते जैसी होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। इनमें से कोई नहीं, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है, टाइपिंग एरर ज़्यादा है मानते हैं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। एक शाखा समायोजन खाते की प्रकृति होती है तो किस प्रकार की प्रकृति होगी, वास्तविक होगी, नाम मात्र होगी, व्यक्तिगत होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, तो वो किस प्रकार की प्रकृति होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि विदेशी शाखा के मुख्य कार्यालय के शेष को किस दर में बदला जाता है, प्रारंभिक दर में, अंतिम दर में, औसत दर में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। विदेशी शाखा के मुख्य कार्यालय के शेष को हम लोग किस दर में बदला जाता है, इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो इन तीनों दरों में से हम लोगों को नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने आज आप लोगों को
मतलब कि ब्रांच के आप लोगों को 28 क्वेश्चन कराए हुए हैं, मतलब 26 ही कराए हुए हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम लोगों के कट हो गए हैं क्योंकि उनमें ऑप्शन जो थे वो गलत थे। मैं आप लोगों को उनको वो भी क्वेश्चन आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा, चाहे टेलीग्राम में प्रोवाइड करूं, चाहे आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में प्रोवाइड करूं, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को क्विज बना के दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों को मेरा एसपी एजुकेशन चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके क्लासें बनाता हूं। अगर हम लोग बात करते हैं कि पिछली क्लास की, अगर हम लोग अब जो आने वाली क्लास है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो उसमें भी हम लोग पहले ही टारगेट अचीव कर लेते हैं कि अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिपार्टमेंट अकाउंट के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप की बात करेंगे, पूरी पार्टनरशिप, सॉल्वेंसी पार्टनरशिप की बात करेंगे और इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट हायर परचेज सिस्टम की बात करेंगे, हायर परचेज सिस्टम की बात करेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक मैं आप लोगों को MCQ में कराने वाला हूँ। अगर आप लोग कहते हैं तो पहले डिटेल भी कर सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो आप लोग बताइए, अगर नहीं तो फिर फिलहाल आप लोग इसी प्रकार से चलने दीजिए। अगर आज आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।